कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी कोमल दीदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सा क्या हम बोल सकते हैं बहुत चेंज हो चुका है। तो आपके लिए आपकी दीदी लेकर के आई है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को कक्षा 10 विज्ञान के लिए। अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि देखो जैसा प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसा ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन पेपर आएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो निश्चित रूप से कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये देखो बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है ना, ये रिलीज किया गया है कि कैसा प्रश्न पत्र आएगा। पहले क्या था, फॉर्मेटिंग कुछ दूसरे तरीके की थी, लेकिन अब का फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो अगर आप इस फॉर्मेट को नहीं जानेंगे तो पुराने वाले फॉर्मेट पे काम करेंगे, पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में जाकर के पता चलेगा कि अरे बाप रे, इस टाइप के प्रश्न तो हमने हल किए ही नहीं थे और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पत्र आने लगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना। देखिए 2025-26 विज्ञान के लिए कक्षा 10 का हमारा पेपर है। ये विषय कोड और संकेतांक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि विषय कोड 931 और संकेतांक 824 है। एक्चुअली आपके पेपर में भी ऐसा लिखा रहेगा ना, और OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ जाती हैं। टाइम देखो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि जो होती है पेपर को सॉल्व करने की वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। पूर्णांक 70 अंक का पूर्णांक होता है और पेपर के लिए हमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं। जैसे सबसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ये डिवाइड होगा आपका 3 घंटे प्लस 15 मिनट में। 3 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना रहेगा और जो 15 मिनट है ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबसे पहले आप पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए इसका कारण है क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको अथवा के रूप में लिखने रहेंगे। तो जब आप पूरे प्रश्न को पत्र को पढ़ लेंगे तो आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे कि ये वाला प्रश्न इतना बड़ा लिखना होगा। फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा इन दोनों में से मैं कौन सा वाला प्रश्न लिखूंगा। तो इसीलिए प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी कि अच्छा इसमें के ये वाले प्रश्न हमें आ रहे हैं, इसमें के ये वाले नहीं आ रहे हैं, ये वाला मैं ऐसे लिख दूंगा, इसे लिखने में इतने पेज लगेंगे, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखूंगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने का फायदा है। कभी भी बिना पढ़े आप लोग लिखना मत स्टार्ट करिएगा, वरना आप ही का घाटा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ और खंड ब में विभाजित है। क्वेश्चन पेपर देखो ये सारे के लिए नहीं है, साइंस के लिए आपका खंड अ और ब में विभाजित होगा। क्या पता जब आप हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी वाला आपका 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान दीजिए, साइंस वाला क्वेश्चन पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ में और खंड ब में। तीसरा है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों यानी कि उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित है। दोनों खंड, खंड अ वाला और खंड ब वाला, ये दोनों तो देखिए खंड है, लेकिन उपखंड का मतलब है कि इसके भी 3 भाग होंगे। उपखंड पहला, दूसरा और तीसरे में विभाजित है। चौथा देखिए है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें कि सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। यानी कि खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें क्या होगा, सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपने कॉपी पे नहीं लिखना है। देखो इसके पहले का फॉर्मेट ऐसा था
2025 वाले से पहले का फॉर्मेट ऐसा था कि मतलब ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते थे। स्टार्टिंग के 4 प्रश्न जो लिखने रहते थे वो हमें जो आंसर शीट वाली कॉपी मिलती थी उसी पे लिखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको OMR पर जो 4 गोले दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसी में से भरना होता है। और वो भी केवल काले नीले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके। पेंसिल से आप नहीं भरेंगे, स्केच से आप नहीं भरेंगे, खराब आप उसको नहीं करेंगे। और निर्देश केवल 4 ही नहीं और भी निर्देश है। सबसे पहले हम सारे निर्देशों को अच्छे से कवर कर लेते हैं। 5वां निर्देश है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे आपको। यानी कि खंड अ में देखो आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न है और सारे बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर के हो जाएंगे, ये आप जान जाओ। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मत लगाइएगा क्योंकि सारे प्रश्न 1-1 अंक के ही रहेंगे। 6वां है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब वाला जो होगा आपका वर्णनात्मक प्रश्नों का, वो जितने भी अंकों का जो भी होगा वो आपको अंक उन प्रश्नों के सामने दे दिए गए रहेंगे। 8वां है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड एक नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। खंड ब जो आपका रहेगा उसमें देखो 3 उपखंड रहेंगे, उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3। तो ये इन तीनों उपखंडों को सभी प्रश्नों को एक साथ करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा न हो आप खंड ब वाले का एक उपखंड उठाएं और उसमें 3 प्रश्न थे, आपने एक किए, 2 को छोड़ दिया, नहीं आ रहा है, फिर दूसरे पे जम कर गए। ऐसा नहीं करना है। एक उपखंड को आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही उपखंड का होना चाहिए। एक्चुअल में देखो बात ऐसी है ना मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों कि जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसको थोड़ी सी मतलब उसको थोड़ी ना कंफर्ट होना चाहिए कॉपी चेक करने में। अगर आप यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ उल्टा सीधा करके लिख देंगे ना तो जो एग्जामिनर रहेगा बेचारा चेक करते करते पगला जाएगा कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर का, कौन सा 5 नंबर का, कौन सा 6 नंबर का, इसमें कौन सा कहाँ लिख दिया है। पता चला 5 नंबर वाले क्वेश्चन में वो आपको 2 नंबर देकर के निकल पड़ा क्योंकि आपने 2 नंबर वाले प्रश्नों के साथ में लिख दिया था। तो यही रीजन है कि अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लेकिन एक ही उपखंड के प्रश्नों को हल करेंगे तो इससे आपका फायदा है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। वो जितने आसानी से आपका कॉपी चेक कर देगा उतनी आसानी से वो आपको ज्यादा नंबर दे करके चला जाएगा। और प्रत्येक उपखंड जो होंगे उसे एक नए पृष्ठ से लिखना प्रारंभ करिएगा। सारे प्रश्न करना जरूरी है। देखो सारे प्रश्न करोगे तो ऑफिशियली सी बात है ज्यादा नंबर आएंगे, कम प्रश्न करोगे तो कम नंबर आएंगे, लेकिन सही सही करना तब। ये तो निर्देशों की बात हो गई। अब स्टार्टिंग होगी हमारे खंड अ वाले की। खंड अ में आपको मिल जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा कि निर्देश में पहले ही बता दिया गया था। और खंड अ में भी देखो 3 उपखंड थे, उपखंड पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये उपखंड पहला आपका है जिसके लिए देखिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है, यानी कि ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ए वाला है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तीसरा है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और डी वाला है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें ये 4 ऑप्शन आपको मिले थे। अब ये चारों में से जो भी सही होंगे उसे आपको OMR शीट पर हल करना रहेगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, जैसे पहले के लिए आपको 1 अंक निर्धारित थे वैसे ही देखिए इस दूसरे प्रश्न के लिए भी आपको 1 अंक निर्धारित है। दूसरा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ परिवर्तित होने पर या फिर ताप में परिवर्तित होने पर। सी वाला है प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। और डी वाला पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो दूसरे का जो
भी ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो आप अपने OMR शीट के आंसर वाले में लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा। ये भी प्रश्न आपको 1 अंक के लिए निर्धारित है क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। कोई दो माध्यम ले लिए गए हैं, प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है, तो पूछा जा रहा है कि माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कितना होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 या फिर 0। तो जो भी ऑप्शन सही होगा जैसा कि पहले बताया गया था OMR शीट में आपको लिख देना रहेगा। चौथा प्रश्न है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। हम जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे जो घर रहते हैं, भवन रहते हैं, उस पर जो खतरे का संकेत है वो लाल कलर का होता है और इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है, वर्ण का अर्थ देखो रंग होता है। इसीलिए देखो हिंदी पढ़ने का फायदा है ना। अगर आप हिंदी नहीं पढ़े रहते कि रंग को हम वर्ण कहते हैं तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि ये पता नहीं कौन सा चीज पूछ रहा है। इससे बेहतर तो लाल कलर लिख देता, सारे बच्चे जान जाते, रेड कलर लिख देता, लाल वर्ण का मतलब अजीब सा लग रहा है ना। तो देखो जो भी खतरे वाली चीजें होती हैं दूर से देखने में वो लाल रहती हैं, उसका कारण क्या है, तो ये 1 अंक के लिए निर्धारित है। अब आपने प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन सब पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ये सब लाल रंग के लिए है ना कि जो भी सही होगा। सी वाला है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। और डी वाला है, वायु में तीव्रतम गति से चलता है। कौन सा कारण है जिसकी वजह से रेड कलर हमें दूर से बहुत ज्यादा आसानी से विजिबल हो जाता है। ध्यान रखिए सारे का जवाब आप अपने OMR शीट में ही देंगे। 5वां प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं और इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। 1 अंक के लिए है। दर्पण देखो 15 सेंटीमीटर की दूरी, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच में, या फिर दर्पण से 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर। तो जो भी आंसर सही होगा देखिए 1 नंबर का है, इसका मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगने वाला। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होंगे कि सारे लोग करके आ जाएं। अरे कुछ तो इसमें कठिनाइयां होंगी ही, लेकिन देखो कठिनाइयां तब होती है जब आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़े रहेंगे तो कौन से डरने की और कठिनाई की बात है, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातंक 220 वोल्ट और 100 W है, वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। ये भी 1 अंक के लिए है। 100 W, 75 W, 50 W या फिर 25 W। तो देखो जो भी आंसर इसका राइट होगा वो अपने OMR शीट पर लिख देंगे इसे हल करके, वैसे ही आप नहीं लिख सकते। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कभी भी चित्र से प्रश्न नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब की बार चित्रों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से थोड़ा पेपर को देख लीजिएगा। ये की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल परिपथ को खोलकर क्षैतिज चल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये रेखाएं होती हैं कैसी। 1 अंक के लिए देखो इसके लिए आपको चित्र भी दे दिया है, आप चित्र को देख सकते हो। यहाँ पर आपका लगा हुआ है सीधा लंबा चालक और यहाँ पे परिपथ आपका बना हुआ है, परिवर्ती प्रतिरोध दिया हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, ABCD करके पाथ भी आपका इस तरीके से दिखाया गया है।
तो प्रश्न क्या था, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल करके क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो रेखाएं कैसी होंगी। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। संकेंद्रीय वृत्त में होंगी, दीर्घ वृत्ताकार होंगी, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होंगी, या फिर बिंदु O से निकट संकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्ताकार होंगी। उपखंड पहला आपका पूरा हुआ जिसमें आपको 7 प्रश्न मिले थे बहुविकल्पी वाले। अब इसके बाद उपखंड दूसरा आ जाएगा। वो सारे प्रश्न देखिए फिजिक्स से रिलेटेड थे। अभी आपके जो उपखंड सेकंड में आ जाएंगे वो आपके रिलेटेड हो जाएंगे आई थिंक केमिस्ट्री वाले से। हाँ, उपखंड सेकंड में जितने प्रश्न है बेटा वो सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। पहले वाले में फिजिक्स से रिलेटेड 7 क्वेश्चन थे। उपखंड दूसरे में, क्योंकि देखो साइंस में आपको तीनों चीजें पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी को पढ़ना है, तो इसी वजह से तीनों खंड में प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा खंड क्या करा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है 1 अंकों के लिए। ये सारे अभी आपके MCQ ही चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण होना, या फिर शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होना, जल वाष्प का संघनन होना, या फिर जल का वाष्पीकरण होना। तो जो भी आंसर राइट होगा वो आप अपने OMR शीट में बता देंगे। अब देखो जैसे 8 में 4 ऑप्शन है तो इसके लिए ये 4 करके फिर से दिए हैं कि इन चारों में से कौन कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी कि केवल एक नहीं इसमें से 2 हैं जो कि ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अब इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एक पहला और तीसरा हो सकता है, केवल दूसरा हो सकता है, केवल तीसरा हो सकता है, या फिर दूसरा और चौथा हो सकता है। अभी देखो हम इसके आंसर की नहीं लेकर के आए हैं वरना वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाती। हमारा मकसद केवल आपको प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र को दिखाना है, गेस्ट पेपर को, कि किस तरीके का पेपर आएगा। दैट इज वाई हम केवल आपको पेपर को शो कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से करना है। जैसे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, कॉलम ए कॉलम बी है। कॉलम ए में आपको 4 मिल जाएंगे, कॉलम बी में भी 4 मिल जाएंगे। संतरे में कौन सा पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाएगा, इन चारों में से। सिरके में कौन सा पाया जाएगा, टमाटर में कौन सा पाया जाएगा। तो इसी वजह से आप यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं उनका सुमेलन करेंगे। जैसे देखो सपोज दैट आपको पता है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि दूसरे का चौथा वाला सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें छाट लो कि दूसरे का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा देखो यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ना। अगर आपको कोई एक भी पता होगा तो आप उससे पता लगा लोगे कि देखो दूसरे का चौथा इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि पहले का तीसरे का मतलब आपके ये हो जाएगा कि संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, दूसरे का चौथा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, तीसरे का दूसरा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। OMR में आप पहला वाला लगा देंगे। इसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है। अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिडिक का एक संगठन है। सारे बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के लिए हैं, निर्देश में पहले बताया गया था। तर्क है कि क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करना। इन दोनों में से जो सही है गलत है वो आपको बताना है। जैसे पहला क्या हो सकता है कि अभिकथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। दूसरा हो सकता है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। हो सकता है कि दोनों चीजें सही हो। सी हो सकता है कि अभिकथन गलत हो जाएगा लेकिन तर्क सही हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा हो सकता है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हो जाएंगे। तो आप दोनों को पढ़ करके समझेंगे कि जैसा भी जो भी प्रश्न होगा वैसा आप हल करने का ट्राई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू। तीन तत्व एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हैं। एक्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 8 है इलेक्ट्रॉन, वाई में 2 8 7 है और जेड में 2 8 2 है। ये एक अंकों का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें से जो भी सही हो जाएगा आप उस पर टिक कर देंगे। जैसे देखो X एक धातु है, अब बताओ X में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एक धातु हो सकता है? नहीं हो सकता। B है कि Y एक धातु है, इसमें तो देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये तो ले लेगा, तो ये धातु होगा नहीं। Z एक अधातु है, तो क्या बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो धातु होगा कि अधातु होगा? और डी वाला है कि वाई एक अधातु है, जेड एक धातु है, तो बिल्कुल डी वाला राइट आंसर है, क्योंकि देखो वाई अपना अधातु हो जाएगा। वाई में से 7 इलेक्ट्रॉन है, एक किसी का ले लेगा तो ये ले लेगा तो अधातु बन जाएगा, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। जेड आपका एक धातु हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ये किसी को दे देगा तो +2 चार्ज को ले लेगा, तो इसके बाद 2 8 2 करके ये धातु बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू हैव CH3CH2OH क्षारीय के NO4+ ऊष्मा की उपस्थिति में CH3COOH। एक अंकों के सारे प्रश्न आपको पता है। उपर्युक्त अभिक्रिया में क्षारीय के MnO4 किस रूप में कार्य करता है? क्या ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है या फिर ये आक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है? ये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है या फिर एक निर्जलीकारक के रूप में कार्य कर रहा है? तो जो भी सही होगा आप बता देंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा सा इमेज दे दिया, हमारे इस सिस्टम में आ ही नहीं रहा है कि आपको कैसे बताएं। देखो ये क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र कौन सा है? अब आपको देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेनोइक अम्ल यानी कि ब्यूटेन है तो सब में 4 कार्बन होने चाहिए। ओइक अम्ल का मतलब है COOH आना चाहिए, क्योंकि अगर एक OH रहता तो ऑल में चला जाता। 4 कार्बन होने चाहिए और उसके बाद COOH होना चाहिए। तो सही संरचना सूत्र क्या है, ये आप इसमें देखेंगे कि सही वाला संरचना सूत्र कौन सा हो जाएगा। अब देखो हम सारे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला देखो 4 कार्बन तो आपके पास हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से दो कि ये कार्बन 2 1 3 1 4 1 5 ये 5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सेम कंडीशन कार्बन देखो 5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 यहाँ, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी बात करेंगे हम तीसरे और चौथे वाले की। अब देखो तीसरे चौथे में क्या है कि COOH होना चाहिए, बट तीसरे में COH है, यानी कि ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमें COOH चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे COOH है तो डी वाला राइट हो जाएगा, तो जैसा भी होगा आप लगा देंगे। उपखंड पहला दूसरा आपका समाप्त हो गया। अब आपके सामने है उपखंड नंबर तीसरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा हुआ। अब आपके सामने है बायोलॉजी वाला उपखंड तीसरा। यदि लार एमाइलेज की कमी हो जाती है तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? एक अंक का है, ए वाला है प्रोटीनों का अमाइनो अम्लों में विघटित हो जाना हो जाएगा या फिर स्टार्च का शर्करा में विघटित होना हो जाएगा, वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना या फिर विटामिनों का अवशोषण होना। तो देखो जब लार एमाइलेज की कमी हो जाएगी तब मुख गुहा में जो भी घटना प्रभावित होगी, जो भी आंसर राइट होगा आप उसे OMR शीट में टिक कर देंगे। OMR शीट को भी देखिए अच्छे से भरा जाता है, बेकार तरीके से नहीं कि आधा गोला भर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो OMR शीट जो रहती है उसे भरने के भी तरीके होते हैं, हम बता चुके हैं। कोई डाउट होगा, नहीं भरने आएगा तो आप कमेंट करो, आपकी दीदी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है और हम आपको बता देंगे। अभिकथन और वर्णन वाले प्रश्न भी आएंगे, बताया गया था आपको। तो देखो 15वां प्रश्न में अभिकथन है कि कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं।
देखो ऐसे मिस प्रिंटिंग पेपर में भी हो सकता है, अवायवीय के जगह अवायुवीय लिख दिया है, तो वैसे आप पढ़े रहेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए वहाँ पे। वर्णन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। उपरोक्त अभिकथन तथा वर्णन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखो अब इसमें आपको 4 में से चुनने रहेंगे। ए वाला क्या है, अभिकथन पहला सही है और दूसरा वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। बी वाला है कि दोनों कथन गलत है, यानी कि अभिकथन वर्णन दोनों गलत है। या फिर सी वाला हो सकता है कि अभिकथन सही है परंतु वर्णन गलत है, या फिर वर्णन सही है परंतु अभिकथन गलत है। तो जो भी सही होगा वो आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां आपके सामने है, निम्नलिखित दिए गए कॉलम क और ख को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना। अब देखो सुमेलित करने वाला भी तीनों में आपके सामने क वाला है, नियंत्रण एवं समन्वय। अब आप बताओ इस चारों में से कौन सा होगा। लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना। तंत्रिका तंत्र और पेशियों ऊतक, अधिवृक्क ग्रंथि शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी। तो ये 4 हैं। इसके बाद दूसरा है, ऐच्छिक क्रियाओं में इन चारों में से क्या आएंगी। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग, अनुमस्तिष्क, इसमें से क्या आएगा। एड्रिनल हार्मोन, इन चारों में से क्या आएगा। तो देखो इसके लिए आपको ये देखो 1 2 3 4 दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से पहले के ए वाले का द सही है, दूसरे का स सही है, तीसरे का ब, चौथे का अ। बी वाले के पहले का ब कुछ इस तरीके से। तो जो भी सही होगा उस आप आंसर को टिक कर देंगे। अभी देखो ये आप पढ़ लेना, हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्लास हो जाएगी। मेन मोटो पेपर को आपको दिखाना है। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें चित्र दे के आपको पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित चित्र में से ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाएगा। 1 अंक के लिए अंडाशय के कौन से भाग को दर्शाएगा, ए वाला, यानी कि ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन से भाग को दर्शा रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बीजांड को, मादा युग्म को, वर्तिका को या फिर वर्तिकाग्र को। तो जो भी आंसर सही होगा वो आप लिख देंगे। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि यदि मटर के गोल और हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। 1 अंकों के, गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो जो भी आंसर सही होंगे वो आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके सामने है। देखो ये आपने मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 1 नंबर में वो आपका जान थोड़ी ले लेगा, छोटे मोटे क्वेश्चन ही देगा। निम्नलिखित चित्र का किससे संबंध है। जैसे ये बताओ, अमीबा है, केंद्रक है, आना जाना फूड का, पादाप एवं कूट पादाप का होना, खाद्य रिक्तिकाओं का होना, ये 4 फेजेस दर्शाए गए हैं। तो ये किस चीज का चित्र है। अमीबा में उत्सर्जन का, कोशिका विभाजन का, अमीबा में पोषण का या फिर अमीबा में जनन का। तो देखो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको नहीं आता होगा तो आप पढ़ सकते हो और आप कहोगे तो हम आंसर की भी लेकर के आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके ऊपर है जैसा आप चाहोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां आपके सामने है, ऊर्जा प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, 3 दिशीय या फिर इनमें से सभी। 1 अंक के लिए है, जो भी जैसे भी आपको सही लगे, जैसे भी क्या, राइट आंसर तो एक ही होगा, OMR शीट में आपको भरना रहेगा। OMR शीट वाला सिस्टम आपका समाप्त हुआ यहाँ पे। अब आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खंड ब वाले, जो कि 3 उपखंडों में विभाजित होंगे। पहला फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री में, तीसरा बायोलॉजी में होगा। तो उपखंड पहले वाले में पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण करना है।
देखो इतने सारे प्रश्न है ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, तो इसी वजह से आपको ऐसे ऐसे करके मार्क्स दे दिए गए हैं। हाफ 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 करके आपको क्या है 4 अंक दे दिए जाएंगे। 8 बार हाफ कर दो 4 अंक मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, जितनी भी चीजें खाली दी गई हैं। जैसे कि पहला है बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज, ये आपको देखो ये खाली स्थान का मतलब भरना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा बी वाले पे भी भरना पड़ेगा। ABCDEFGH ये सारे खाली स्थान आपको भरने पड़ेंगे। 3 चीजें पता है तो एक आप निकाल सकते हो। 2F1 पर बिंब की स्थिति होगी, बिंब का मतलब वस्तु से होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी 2F2 पर आ जाएगी। अपेक्षिक साइज आपको बताना है कैसा और उल्टा बनेगा, तो इसके लिए आपको फिजिक्स में जो है वो प्रतिबिंब की स्थितियां पता होनी चाहिए। तीसरा है F तथा 2F1 के बीच फोकस F पर, और ये जो खाली चीजें हैं वो आपको भरनी रहेंगी। आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हमारे बताने से भी आप ऐसे समझोगे नहीं, आपको तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, चित्र के साथ बताना है। तो 2 + 2 4 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। तीसरा है निम्नलिखित चित्र को देख करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 4 होंगे और 4 अंक आपको मिल जाएंगे। तर्जनी उंगली, अंगूठा और मध्यमा को डिनोट करना, इसके लिए 4 प्रश्न हैं। चारों का अगर आपने जवाब दे दिया तो 4 अंक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। पहला है उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है। दूसरा है हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है। तीसरा है मध्यमा क्या दर्शाती है। और चौथा इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, तब जा करके आपको पता हो कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। देखो इसमें चित्र वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप चित्र वाले प्रश्नों को भी हल कर ले। तो चौथे में ए और बी 2 प्रश्न आपके सामने हैं, या फिर अथवा के रूप में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो ये अथवा के रूप में है ना, इसीलिए हमने आपसे बोला था कि देखो ऐसे अथवा मिलेंगे, इसीलिए प्रश्न पत्र पढ़ने की पूरी टाइमिंग दी जाती है कि बच्चों को अथवा में से जो भी हल करना होगा वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी। चौथे का क है भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भूसंकर्पित करना क्यों जरूरी है। 1 + 2 3 अंकों का। दूसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करना है। जो भी लॉन्ग प्रश्न होंगे, जैसे अगर 1 + 2 का मतलब है, पहले आपको ये बताना है कि भूसंपर्क तार का क्या अर्थ है, तो 1 अंक मिल जाएंगे। और धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों जरूरी है, 2 अंक इसमें, यानी कि 3 अंक हो जाएंगे। फिर 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 अंक इसमें हो जाएंगे। अथवा करके निम्नलिखित को स्पष्ट करना। ये देखो 3 प्रश्न है, अगर आपको ये दोना है तो अथवा के रूप में आप इन तीनों को हल करेंगे। 2 + 2 + 2 6 अंक इसके लिए भी, 3 + 3 6 अंक इसके लिए भी हैं। इसलिए दिया जाता है कि कुछ बच्चों का कोई सा टॉपिक स्ट्रांग रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो जो भी आपको आता होगा आप उसे हल कर लेंगे। जैसे निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। और दूसरा प्रश्न विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तीसरा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो उपखंड पहला ये आपका था, इसके जो कि फिजिक्स से रिलेटेड था। अभी आपको उपखंड दूसरा मिलेगा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो 4 तो देखिए उसमें प्रश्न हो गया। ये 5वां आपका केमिस्ट्री में उपखंड दूसरे का प्रश्न है कि एक यौगिक सी जिसका कि अणुसूत्र C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया करके एक यौगिक R बनाता है और एक गैस मुक्त होती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया पर एक मीठी गंधयुक्त यौगिक S यानी कि अणुसूत्र C3H6O2 बनता है।
और सी में NaOH मिलाने पर ये R तथा जल देता है। S NaOH विलयन से अभिक्रिया करके पुनः R और A दे देता है। तो देखो ये जो सिंबल के रूप में प्रयोग किए गए हैं CRA और S, इसको आपको पहचानना है। CRAS को आप पहचान लेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 अंक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6वां आपके सामने है। निम्नलिखित का कारण लिखिए। इसके लिए भी 4 अंक है। पहला, तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं और ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों हो जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। केवल आपको पढ़ाने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, सीखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि डेली लाइफ से रिलेट करने आना चाहिए। दूसरा है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं है। तीसरा है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। क्यों हो जाती है, कारण बताना है। चौथा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो अगर आपने इन चारों प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो 1-1 अंक के हैं, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिए 1-1 अंकों के हैं तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा 1-1 पेज नहीं लिखना है। 2 से 3 लाइन के आप आंसर लिखेंगे और आपको अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7वां है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विद्युत अपघटनी परिष्करण विरंजक चूड़ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अगर आपने इन पर टिप्पणी लिख दिया तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 2 आता होगा 2 लिखेंगे तो 4 अंक मिलेंगे, 1 लिखेंगे तो 2 अंक मिलेगा, परंतु आपको तीनों करना है। ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको ये न आता हो तो अथवा के रूप में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो इसमें तो आपको 6 लिखने पड़ेंगे तब जाकर के आपको 6 अंक मिलेंगे। जैसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो देखो लिखी तो सारी चीजें हैं ही, बस आपको समीकरण फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड का नेम तो देखो दिया ही है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और प्लस उसको बैलेंस करने आना चाहिए, क्योंकि संतुलित नहीं देंगे तो फिर वो आधे नंबर दे देगा 1 की जगह। दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दे देगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तीसरा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दे देगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चौथा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, दे देगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अगला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दे देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है जिंक कार्बोनेट, दे देगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके उपखंड दूसरे वाले जो केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न थे वो पूरे हुए। पेपर के हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जो कि है उपखंड तीसरे से संबंधित, जो कि रिलेटेड होगा आपके बायोलॉजी से। तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पैराग्राफ की तरह दे देगा। 4 प्रश्न रहेंगे, चारों के जवाब देने पर 4 अंक आपको 1-1 अंक के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा और पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके चारों प्रश्न कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। और घ वाला, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है। तो ये देखिए 8वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित दिए गए चित्र ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन करना है। 1+1+1+1 4 अंक आपको इसके लिए निर्धारित हैं। ये जो चारों दिए गए हैं आपको क्या करना है, इसके लिए चारों को नामांकन करना है, मतलब नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 10वां आपके सामने है। क वाला, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1+1 2 अंकों के लिए। पहला है उत्पादक तथा उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता। ख वाला है ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार से होता है। कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। 1+1 2 अंकों के लिए। ये 10वां प्रश्न आपका हो गया। 9 आएगा तो देखिए, इसीलिए कहते हैं अथवा के रूप में आपके सामने ऑप्शन भी, आप जो करना चाहे। 11वां प्रश्न आपके सामने, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करिए। 3+3 6 अंक मिलेंगे। अथवा के रूप में निम्नलिखित में कॉलम A और B को सुमेलित करिए। ये 6 अंकों के लिए आपको दिया जाएगा। सुमेलित करना, जैसे कि उन सब में भी था इसमें भी है। रंध्र जो है इसमें किससे सुमेलित होगा। कूटपाद से, हरित लवक से, कूपिका से या पौधों से। अमीबा किससे होगा, स्वयं स्वपोषी किससे होंगे, फुफ्फुस फेफड़ा किससे होगा। और इसके बाद नीचे भी है अपशिष्ट उत्पाद, मानव मस्तिष्क, जो भी इसमें से रहेंगे। तो देखिए ये पूरा प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र था कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा या फिर आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। न समझ में आया हो कोई चीज़ कमेंट करिए, फिर वीडियो को फिर से देख लीजिए न समझ में आने पर। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपकी दीदी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।